तलाकशुदा पति पत्नी 5 साल बाद मिले ट्रेन में तो एक दूसरे को देखकर रोने लगे। योगेंद्र ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुक कर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रीना पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? योगेंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रीना की नज़र उस पर पड़ी। नज़र मिली तो योगेंद्र दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं योगेंद्र के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और रीना के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब योगेंद्र रीना के पास बैठ गया। बैठते ही योगेंद्र बोला, रीना कैसी हो? रीना ने नज़र नहीं मिलाते हुए एक खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, और आप? योगेंद्र बोला, मैं भी ठीक हूँ और जौनपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी जौनपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर योगेंद्र बोला, एक बात पूछूं? रीना ने आंखों से ही पूछा, क्या? योगेंद्र संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब योगेंद्र ने दोबारा नहीं पूछा तो रीना ने पूछा, आपने की है शादी? योगेंद्र ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। योगेंद्र बोला, खाओगी? रीना ने ना में सिर हिला दिया। योगेंद्र ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो योगेंद्र ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 4 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेंद्र दूसरी तरफ देखने लगा तो रीना चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेंद्र बोला, क्या शर्त है? तो रीना बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेंद्र कुछ नहीं बोला। फिर रीना ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली और एक कुल्फी योगेंद्र को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए योगेंद्र बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो मैं अपने जमीर को क्या जवाब देती? तो यह जमीर रोज कहता है कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। योगेंद्र बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वह सब पूरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 7 साल का हो गया होता और दूसरा 5 साल का होता। कह कर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो योगेंद्र के भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर रीना को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार योगेंद्र भावुक होकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ।
मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। जौनपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। योगेंद्र बोला, वापस कब जाओगी? रीना बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। योगेंद्र भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? रीना बोली, हम लोग गरीब हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। योगेंद्र अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लग गया और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलेंगी? रीना ऑटो में बैठी हुई बोली, 8 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से निकल गया। योगेंद्र जौनपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रीना का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 7 बजे ही स्टेशन आ गया। रीना 8 की जगह 9 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रीना बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। योगेंद्र बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 20 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रीना हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं। पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी योगेंद्र की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। योगेंद्र कुछ कहने के लिए तलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। योगेंद्र नोटिस कर रहा था कि रीना बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रीना के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर योगेंद्र के दिल में एहसास सा उठता है कि यह औरतें कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। योगेंद्र की मन स्थिति से अनजान रीना बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। योगेंद्र बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रीना को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? योगेंद्र बोला, मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी से यह सारी बातें बोला कि रीना बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। रीना चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखते जा रही थी। योगेंद्र उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज लौट आ। रीना ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। योगेंद्र ने देखा, रीना ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैं कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हम सफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र है उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते रहते हुए। यह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। योगेंद्र बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तुम ऐसे ही मुस्कुराती हो। मत रोको आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रीना का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रीना ने लोगों के परवाह नहीं की। वह योगेंद्र के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रीना का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रीना को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। अभी भी योगेंद्र के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद करे मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मायूस बच्चे की तरह। आपको यह कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।